हैं योगी, पहनते हैं भगवा, वेश सन्यासी का है और जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की। लेकिन इन दिनों अगर आप योगी आदित्यनाथ जी को देखेंगे तो वो किसी मंझे हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ की भूमिका में जो है वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। और योगी जी हमारे साथ हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और प्रदेश के तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। धन्यवाद जी। प्रदेश में आए हम और राजधानी चस्पा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट G20 के आयोजनों को लेकर। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि आप कह रहे हैं, मैंने पढ़ा कि इस बार आप उत्तर प्रदेश की जीडीपी से भी ज़्यादा निवेश लेकर आएंगे। कैसे लाएंगे उस राज्य में जिसे एक वक्त पर बीमारू राज्य कहा जाता था, जहां इन्वेस्टर आते नहीं थे? देखिए, अब जीडीपी से भी आगे उत्तर प्रदेश की आबादी से ज़्यादा ऐसा निवेश के प्रस्ताव यूपी को मिलने वाले हैं। और ये सब संभव हो पाया है डबल इंजन की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा योग्य नेतृत्व और मार्गदर्शक हमारे पास है, जिनके सानिध्य में आज एक बीमारू राज्य मीटर गेज की तर्ज पर चलने वाली ट्रेन से नहीं बल्कि बुलेट स्पीड से चलने वाली विकास की एक प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने वाला एक राज्य बन चुका है। और जो परसेप्शन में पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने परिवर्तन दिया है, आज उसका परिणाम इस रूप में हमारे सामने आ रहा है। योगी जी, कितना मुश्किल था आपके लिए? देखिए, एक बिजनेसमैन है, वो नफ़ा नुकसान अगला पिछला सब तोल कर आता है। वो जनता नहीं है कि अपने प्रेम की वजह से, भरोसे की वजह से खींची चली आती है, वो सब कैलकुलेट करता है। तो एक ऐसे राज्य के लिए जहाँ पर कनेक्टिविटी एक चुनौती थी, उत्तर प्रदेश एक पोर्ट सिटी नहीं है, ये भी एक अपने आप में चुनौती हो जाता है, फिर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, तो ऐसे प्रदेश के लिए आपको इन्वेस्टर्स को मनाना, राज़ी करना कि भाई गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु मत जाओ, उत्तर प्रदेश आओ। देखिए, उत्तर प्रदेश का ये दुर्भाग्य रहा है कि उत्तर प्रदेश में असीम संभावनाएं होने के बावजूद उसको उस प्रकार का माहौल देने में कहीं न कहीं चूक होती रही। और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले लोगों के मन में ये था कि साहब उत्तर प्रदेश में तो निवेश का कोई माहौल नहीं है। छवि इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने अपना पहचान का संकट था। और यही नहीं, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था। अगर मैं 12 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में हुए दंगों के आंकड़े प्रस्तुत करो तो 700 से ज़्यादा छोटे बड़े दंगे यूपी के अंदर हुए थे। कोई पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो पाते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अपने आप को सुनना बिजनेसमैन, न बेटियां, न कॉमन मैन, कोई भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं है जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के सामने एक संकट खड़ा करता हो। इसने उत्तर प्रदेश के परसेप्शन में एक बहुत बड़ा योगदान किया। दूसरा है, उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो पार्टी का एजेंडा था, उस पार्टी के एजेंडे को ज़मीनी धरातल पर उतारने के लिए जो कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़े। एक बिजनेसमैन सुरक्षा के बाद सबसे अधिक चाहता है कि उसको अपनी व्यवसाय की सुगमता हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पे था, आज वो दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश के अंदर लैंड बैंक है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कनेक्टिविटी हुई है। डबल इंजन सरकार का लाभ, बेहतर कनेक्टिविटी मिला। हमारी इंटरस्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन की हुई है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर रेलवे का सबसे अच्छा नेटवर्क है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी यूपी के अंदर है और दोनों फ्रेट कॉरिडोर यूपी से होते हुए जाते हैं। एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है और लैंड लॉक्ड स्टेट से भी हम बाहर निकल करके आज देश का पहला वाटरवे
नंबर एक, यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश को पूर्वी बंदरगाह के साथ जोड़ता है। जी। ये सभी उपलब्धियां जब एक साथ जुड़ती हैं तो हर एक निवेशक स्वयं की सुरक्षा और अपनी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी चाहता है। ये सभी कुछ आज यहाँ पर मौजूद है, इसलिए हर निवेशक आज निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में यूपी की ओर आना चाहता है और मैं उन सबको इसके लिए आमंत्रित भी कर रहा हूँ। बिल्कुल, यानी लॉ एंड ऑर्डर और बात करें हम कनेक्टिविटी, जो आपने तमाम एक्सप्रेसवे दिए हैं वो एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप 6 साल पहले आपने प्रदेश की कमान संभाली थी, लॉ एंड ऑर्डर की बात आप बार बार कहते थे अपने भाषणों में, तब क्या कोई ब्लूप्रिंट था उस वक्त कि भाई उत्तर प्रदेश को मैं कैसे एक इंडस्ट्रियल हब, कैसे एक इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के लिए यहाँ लेकर आऊँगा इंडस्ट्रीज़ को? कोई ब्लूप्रिंट तैयार था उस वक्त? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जब 17 में बागडोर संभाली थी, भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश की जनता ने अपना व्यापक जन समर्थन दिया था। उस समय लोगों के सामने ये सभी प्रश्न थे जी। कि क्या होगा। मुझे बागडोर दी गई, मैंने अपने स्तर पर प्रयास किए, मेरे पास वे सभी अनुभव थे कि कैसे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कुछ संगठित आपराधिक माफियाओं के हवाले गिरवी करके रखा हुआ है, कैसे सत्ता के संरक्षण में ये सब माफिया पलते बढ़ते हैं और फिर यहाँ के व्यवसायियों के लिए, यहाँ की बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं, कैसे इन्होंने पूरे प्रदेश को अराजकता की आग में झोंका हुआ है। ये सभी चैलेंज हमारे सामने थे और उन्हीं को लेकर के हमने अपने कार्यक्रम भी बनाने प्रारंभ किए। आज परिणाम है, उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं, प्रदेश में कहीं भी कोई कानून व्यवस्था का संकट नहीं है। और ये कानून व्यवस्था का जो संकट जिन लोगों ने पैदा किया था, उन्होंने यूपी के नौजवानों के सामने भी पहचान का एक संकट खड़ा किया था। जी। यहाँ का नौजवान अपनी पहचान छुपाता था, आज कम से कम यूपी का नौजवान बाहर जाता है तो अपनी पहचान को छुपाता नहीं है, वह भी अन्य राज्यों की तरह कह सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, मेरी जन्मभूमि यूपी है, ये वह भी गौरव के साथ बोल सकता है। और उत्तर प्रदेश का नागरिक आखिर गौरव की अनुभूति क्यों नहीं कर सकता है? उसने किया है, वो कर रहा है। योगी जी, आप ये बताइए कि विपक्ष के कुछ आरोप हैं इन्वेस्टर सबमिट में जो फंडिंग आती है उसको लेकर भी, वो कहते हैं कि दूसरी सबमिट कराने आप आ रहे हैं, बड़े घोषणाएं कर रहे हैं, बड़े डेटा दे रहे हैं, लेकिन पिछला रिपोर्ट कार्ड जो है कितना कार्यान्वित हो चुका है उसका एक सवाल उठा रहे हैं। और दूसरा एक बात ये कही जा रही है कि असेंबली यूनिट बनकर रह जाएगा उत्तर प्रदेश, वैल्यू एडिशन जो है कहीं ना कहीं जिस तरह के प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो नहीं होगी। देखिए, यूपी के लिए हम लोगों ने जब पिछले 6 वर्ष के अंदर जो भी योजनाएं बनाई, जो भी कार्यक्रम किए, जब उसके परिणाम आ रहे हैं तो उसी के परिणाम दोनों प्रकार के हैं। एक, हम लोगों ने जिस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए प्रधानमंत्री जी बार बार प्रेरित करते हैं उसका बेहतर उपयोग किया, उसका परिणाम भी हमारे सामने है और उसको हमने समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया। जैसे देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो सिस्टम निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से कोई भी निवेशक अपना आवेदन उसके साथ डालता है, 350 से अधिक किल्लेंस उसको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं। फिर वह निवेशक हमारे साथ MOU कर सकता है जिस भी एक सेक्टर में, उन 25 सेक्टर हम लोगों ने चिन्हित किए हैं जो प्रदेश में निवेश के लिए हैं, उन 25 सेक्टर में वो निवेश कर सकता है। 25 सेक्टर में निवेश के बाद वह व्यक्ति आराम से अपने निवेश का MOU करने के बाद उसके निवेश को हम निवेश सारथी पोर्टल के साथ जोड़ देते हैं। स्वयं CM कार्यालय उस निवेश सारथी पोर्टल की मॉनिटरिंग करता है और उसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करता है। फिर निवेश मित्र पोर्टल, सारथी पोर्टल के बाद जब वो निवेश उसका ज़मीनी धरातल पर पूरा हो जाता है तो उसको शासन से मिलने वाले इंसेंटिव को भी IMS के माध्यम से जो स्टेट के द्वारा उसे यहाँ से जो भी यहाँ से नीति के तहत, पॉलिसी के तहत जो भी इंसेंटिव मिलने थे, इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ उसको हम जोड़ लेते हैं। ये सभी एक पूरी एक
ऑनलाइन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत ये हमारे सभी निवेशकों की सुविधा हम यहाँ पे देने जा रहे हैं। याद करिए, जब 2018 में हमने पहला इन्वेस्टर समिट किया था, इन्वेस्टर समिट के बाद हमने 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कोविड के पहले संपन्न किए थे। तीसरा कोविड के नाते हम नहीं कर पाए थे, उसको हमने इस वर्ष 2022 में किया था इलेक्शन के बाद। लेकिन इस दौरान हमारे यहाँ जितने भी MOUs हुए थे उन सबको ज़मीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ। लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का निजी निवेश जो हमारे पास प्रस्ताव आए थे 4,68,000 करोड़ के आए थे जी। 4 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों को ज़मीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त हुई। इन 4 लाख निवेश प्रस्तावों को ज़मीनी धरातल पर उतारना एक, दूसरा प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करना। MSME जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में यूपी का है, इसको भी हमने प्रमोट किया, प्रोत्साहित किया, इसको न्यू डिज़ाइन के साथ जोड़ा, इसको मार्केटिंग की सुविधा दी, इसको पैकेजिंग की सुविधा दी। परिणाम आज क्या है कि प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा और यूपी के अंदर रोजगार की अनंत संभावनाएं विकसित हुई। परिणाम किस हद तक आगे बढ़ा है आज आप देख सकते हैं कि परंपरागत उद्यम और इस निवेश में जो हम लोग पिछले 4 वर्ष के अंदर की 1,61,00,000 से अधिक यूथ को हम इसके साथ जोड़े हैं। 60 लाख से अधिक उद्यमी को, कारीगर को, हस्तशिल्पी को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उसे स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा है। यूपी का सीडी रेशो आज बढ़कर के वह 43-54% पहुंचा है, जो पहले 43-44 था, आज इतना आगे बढ़ा है। और हमारा मानना है कि डेबिट क्रेडिट रेशियो बेहतर होना चाहिए। जितना पैसा जमा हो रहा है कम से कम अगर उसका 60% अगर हम उसी प्रदेश में खर्च कर रहे हैं तो प्रदेश आर्थिक दृष्टि से समृद्धि की ओर अग्रसर होगा और अधिक से अधिक लोगों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, स्वावलंबन की ओर, आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। यूपी आज उस दिशा में आगे बढ़ा है। एक दूसरा है नौकरी और रोजगार की संभावना जी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो लोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, आज वे उन इंडिपेंडेंट संस्थाओं के उस सर्वे को देखें जो बताता है 15-16 में यूपी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19% से अधिक था, आज वही घट करके 3% तक आ चुका है। ये दिखाता है यूपी सही दिशा में आगे बढ़ चुका है। और इससे ज़्यादा उदाहरण क्या हो सकता है, कोविड कालखंड के दौरान जी 40 लाख कामगार और श्रमिक दूसरे राज्यों से यूपी में वापस आया, अपने मूल घर में आया। हमने हर एक MSME यूनिट से उस समय आह्वान किया था कि 1 या 2 लोगों को अपने यहाँ समायोजित करो, और मैं धन्यवाद दूंगा कि सब ने इस कार्य को वहाँ लागू किया। एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहा। जो यहाँ काम करना चाहता था आज भी कार्य कर रहा है, जो वापस जाना चाहता था वापस भी गया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यहीं पे काम भी मिला। हम इस बार कह रहे हैं कि हम लोग जितना यूपी की GDP और GDP से भी आगे जाकर जितनी पॉपुलेशन होगी यूपी की, उससे ज़्यादा का निवेश यूपी के अंदर हम लाने में सफल होंगे और उससे ज़्यादा के प्रस्ताव यूपी में आएंगे। जब 10 फरवरी को हम घोषणा करेंगे वो सबके सामने होगा। उस हिसाब से तो हम पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ देंगे, सिर्फ यूपी की बात क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान को तो पीछे छूटना ही छूटना है। उत्तर प्रदेश से ही, हिंदुस्तान से नहीं। उत्तर प्रदेश से पीछे छूटेगा जी बिल्कुल। अब एक और प्रोजेक्ट की बात करती हूँ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है आपका पेट प्रोजेक्ट है और उसके लिए आपने पूरी तैयारी की है। एक और प्रोजेक्ट है जो आपके दिल के बहुत करीब है, वो है अयोध्या मिशन 2047। राम मंदिर का निर्माण कार्य जो है ज़ोरों शोरों से चल रहा है। उम्मीद है कि अगली मकर संक्रांति तक रामलला जो है विराज जाएंगे। तो किस तरह का प्रारूप होगा, किस तरह से भक्तगण जो है वहाँ पे कितना काम लगभग आपकी नज़र में पूरा हो पाएगा? देखिए, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा हो चुका होगा और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास उसको देख रहा है, उस कार्यक्रम को समयबद्ध ढंग से वो आगे बढ़ा रहे हैं और रामलीला अगले वर्ष के प्रारंभ में अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान भी हो जाएंगे। तो देश के लिए और दुनिया के सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए एक बहुत उत्साहवर्धक और एक बहुत खुशी का एक अवसर होगा।
अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में, यानी वहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए एक सुंदरतम नगरी के रूप में अयोध्या को हम प्रस्तुत कर सकें, इस पे डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही, केंद्र और राज्य सरकारें वहाँ निरंतर कार्य कर रही हैं। और मेरा अनुमान है कि मंदिर निर्माण पूर्ण होने के साथ ही हम इस कार्य को भी पूरा कर देंगे। जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, नेपाल से जो है शालिग्राम की शिलाएं आ रही हैं, तो उन शिलाओं का प्रयोग क्या होगा? देखिए, ये मंदिर ट्रस्ट को तय करना है। हर ही जगह से आ रही, नेपाल से भी आ रही हैं, उत्तर भारत से भी बहुत सारी जगहों से आई हैं, राजस्थान से भी आ रही हैं, दक्षिण भारत से भी आ रही हैं। तो उन सब को लेकर के सभी पूज्य संतों, विद्वानों और उन सभी लोगों के साथ चर्चा के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट तय करेगा मूर्ति के स्वरूप को और किस रूप में इन सभी को आगे उसका उपयोग किया जाना, उसको किया जाना। तो ये जो शिलाओं को लाने का जो कार्यक्रम था, उसमें किस तरह से इसको कार्यान्वित किया गया, स्वतः पेशकश आई, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया गया? देखिए, ये तो एक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है और इसमें हर तबके का व्यक्ति है और लोगों ने जो उत्साह इस पूरे मामले में दिखाया जा रहा है, जिस प्रकार से उत्साह लोगों के मन में है, वो चीज़ें दिखाती हैं कि प्रभु राम के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति लोगों के मन में अपूर्व आस्था, श्रद्धा का भाव है और उसे सम्मान मिलना ही चाहिए। योगी जी, कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या शालिग्राम की शिलाओं से ही भगवान राम की मूर्त जो है वो गढ़ी जाएगी? देखिए, यह कहा ना पूज्य संतगण और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तय करना है। वहाँ जो भी सहमति बनेगी वही कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। विपक्ष इस पर भी राजनीति कर रहा है। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें शिलाएं जो हैं जा रही थी, तो उस पर उन्होंने लिखा कि समाजवाद के पथ पर रामलला की शिलाएं। तो विपक्ष इस मौके को भी नहीं छोड़ रहा है और वो कह रहे हैं कि आप लोग हर चीज़ को, बीजेपी जो है वो एक इवेंट बना देती है, भले ही वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। अगर समाज की आस्था का सम्मान होता है और समाज उसको हाथों हाथ ले रहा है, तो इवेंट क्यों नहीं बनना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी का फंक्शन नहीं था, लेकिन हाँ, अयोध्या की दिशा से उसका एक महत्व था और लोगों ने अगर उत्साह दिखाया है तो इसमें किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को इसका स्वागत करना चाहिए। अगर गोरखनाथ पीठ की बात करें तो आपके जो गुरु हैं वो आप खुद राम मंदिर आंदोलन से बहुत सक्रिय रूप से जुड़े रहे, तो ये मौका जब रामलला आखिरकार वहाँ विराजेंगे बेहद ख़ास होने वाला है। कई लोग कह रहे हैं कि ये संयोग नहीं है बल्कि आपकी भक्ति और तपस्या का नतीजा है। देखिए, ये ईश्वरीय एक वरदान है कि हम सब उस कालखंड में जी रहे हैं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 500 वर्षों के बाद अपने भव्य मंदिर में फिर से विराजमान होंगे और ये हर भारतवासी के लिए, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए हर कार्यसेवक के लिए, हर आंदोलन के साथ जुड़े हुए संतों और उन सभी पदाधिकारियों के लिए जो सक्रिय रूप से जिनकी भूमिका इस पूरे कार्यक्रम के साथ थी, उन सब के लिए भी यह गौरव की बात भी है, सौभाग्य की बात भी है। मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारी तीसरी पीढ़ी इस आंदोलन के साथ जुड़ी है। मेरे पूज्य दादा गुरु 1949 में उस घटना के साक्षी रहे हैं जब अयोध्या में रामलला का विराजमान और रामलला का प्रकटीकरण अपने मूल स्थान पे हुआ था। उसके बाद 1983 से लेकर के और जीवन पर्यंत 2014 तक श्री राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में मेरे गुरुजी उस पूरे आंदोलन के साथ जुड़े रहे। ये सभी कार्यक्रम चल रहे हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश कार्य कर रहा है और मैं उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ, उस दौरान प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ होता है, फैसला आता है, फिर कार्य का शुभारंभ भी होता है और आज मंदिर का निर्माण पूरी भव्यता के साथ आगे बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक सुखद अनुभूति है अगर उस आंदोलन से आप जुड़े हों और उसके बाद उसको आप वहाँ विराजते हुए देखें। और सभी के लिए इन दिनों एक और विवाद के ऊपर बात करूँ, एक बार फिर से
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर लौटती हूँ, क्योंकि रामलला की बात हुई है, अयोध्या की बात हुई है, तो एक और शब्द आता है आपकी डिक्शनरी में, वो है स्पिरिचुअल कल्चरल इकोनॉमिक्स। और आपने उत्तर प्रदेश की जो मूलभूत भावना है उसको देखते हुए उस कॉन्सेप्ट को मटेरियलाइज किया है, उसके बारे में थोड़ा एलाबरेट करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में टूरिज्म के पार संभावनाएं हैं। सर्विस सेक्टर में जितनी संभावनाएं यूपी के अंदर हैं, अगर आप इसको देश के हृदय स्थल के रूप में माने तो ये बहुत, मुझे लगता है कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उत्तर प्रदेश इस देश से बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान राम का जन्म यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। वनवास कालखंड में सर्वाधिक समय तक उन्होंने चित्रकूट में व्यतीत किया, उत्तर प्रदेश में है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म और उनकी लीला भूमि की जो भूमि है वह भी उत्तर प्रदेश में, मथुरा वृंदावन सब उत्तर प्रदेश के अंदर है। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विश्वनाथ का पावन धाम काशी और दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी अविनाशी काशी उत्तर प्रदेश के अंदर है। माँ गंगा और यमुना दोनों सर्वाधिक यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर होकर तय करती हैं, और दोनों का संगम, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम त्रिवेणी प्रयागराज यूपी के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं। अगर हम देखेंगे, काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद कई गुना वहाँ पे पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के साथ कई गुना संख्या बढ़ी है, श्रद्धालु जनों की भी, पर्यटकों की भी, और अभी मंदिर निर्माण होने के बाद ये और बढ़ने वाली है। एक इस प्रकार के उसमें केवल मंदिर में लोग देखने के लिए आ रहे हैं वही एक मुद्दा नहीं बनता है। ये अनेक रोजगार के अवसरों को भी अपने साथ सृजित करता है, अनेक लोगों को आगे बढ़ाने के लिए भी वो करता है। तो ये सभी चीज़ें उसके साथ जुड़ती हुई आगे दिखाई देती है और बहुत अच्छा एक होता है। तो उसमें टैक्सी वाले को काम मिलता है, होटल वाले का व्यवसाय फलता फूलता है, गाइड के लिए अलग से काम मिलता है, होटल उद्योग फलता फूलता है, और भी अन्य हर एक तबके के लिए काम कुछ न कुछ मिल जाता है। तो लाखों लोगों के लिए भी रोजगार की संभावनाएं इनसे बनती हैं। और हमारे पास इस समय इन सभी क्षेत्रों में होटल के, धर्मशाला के प्रस्ताव आ रहे हैं। उनको भी इस ग्राउंड ब्रेकिंग के माध्यम, जो हमारा इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, इसके माध्यम से हमें ज़मीनी धरातल पर उतारने में मदद मिलेगी। यानी कि एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट के जो प्रदेश की मूल अगर कहें कि जो प्रदेश की खासियत है उसमें स्पिरिचुअलिटी है, उसमें देवताओं का वास है, तो उसको भी रोज़गार के अवसर के लिए आपने बनाया है। अब अर्थव्यवस्था की बात हो गई, आस्था की बात हो गई, तो राजनीति की बात भी अब कर लेते हैं। रामचरितमानस आस्था से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, लेकिन इसको लेकर इन दिनों महाभारत छिड़ी हुई है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। मैं एक योगी से समझना चाहती हूँ कि जिस चौपाई को लेकर इतना हो हल्ला हो रहा है, वो आखिर उसका भाव क्या है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। आप एक योगी के तौर पर इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? यह विषय इस चौपाई की विवेचना का नहीं है भी, और जिन लोगों ने उठाया है, जिस मंच पर उठाएंगे उस मंच पर उसका जवाब भी देंगे। लेकिन रामचरितमानस इस सनातन आस्था का एक पवित्र ग्रंथ है। एक दूसरा, हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि मध्यकाल में भारत की सुप्त चेतना को जागृत करने में इस ग्रंथ की बहुत बड़ी भूमिका रही है जी। और इसी ग्रंथ में निषाद राज को भी सम्मान दिया गया है और भिल्लनी सबरी को भी सम्मान दिया गया है। अनेक ऐसे इस ग्रंथ से जुड़े हुए वे दैवीय विभूतियां हैं जो हम सबको इस ग्रंथ में देखने को मिलते हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, देवता ही नहीं, इस चराचर जगत के हर एक उसको उसमें सम्मान मिला है। और यह केवल एक शरारत के तहत इसलिए इन मुद्दों को इस समय उठाया जा रहा है जिससे विकास और निवेश के मुद्दे से ध्यान भटका करके अपनी परंपरागत सोची समझी उस मानसिकता को जो वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करता हो,
उसको फिर से यहाँ पर लाने का प्रयास कुछ लोग करना चाहते हैं जो कभी सफल नहीं होंगे। तो इसका आपने जैसे निवेश का जिक्र किया, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है, क्या इन्वेस्टर्स का इन सब चीज़ों पे असर पड़ता है आपको लगता है? देखिए, असर नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान तो भटकाने का प्रयास तो होता है ना। तो सच जो लोग इस समय हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ G20 के समिट के साथ जुड़े हुए हैं, पूरा प्रशासन, पूरा शासन, पूरा जो है सभी हर तबके के लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। कैसे हम अच्छे इवेंट बना सकते हैं, कैसे अपने प्रदेश को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में मदद कर सकते हैं, उतने समय के लिए उन सभी का ध्यान भी हटता है जी। और उससे फिर लोगों के मन में आता है कि देखिए, लगता है क्या इनके पास कोई अपना विकास का एजेंडा नहीं, कोई अच्छे सोच नहीं है जो उन मुद्दों को उठा करके वो करते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की चीज़ें हर समय आती हैं, ऐसा नहीं पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी आप अच्छा करने का प्रयास करेंगे चीज़ें होंगी। जी, और आपका एक और स्टेटमेंट था, सनातन ही भारत का राष्ट्र धर्म है, उसको लेकर भी काफ़ी हल्ला हुआ है, और कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है, कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है। तो ये कैसे? ये तो है ही, मैं क्या करूँ। देखिए, धर्म उपासना विधि नहीं है। धर्म को हम पूजा पद्धति मात्र नहीं कह सकते। धर्म एक जीवन पद्धति है। भारतीय मनीषा ने धर्म को बहुत अच्छे ढंग से समझा है। धर्म एक शाश्वत व्यवस्था है जो कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों के साथ हमें जोड़ता है। अब मुझे बताइए, अगर किसी व्यवस्था में कर्तव्य से विमुख कर देंगे तो कर्म से निरपेक्ष व्यक्ति अकर्मण्य होगा ना। सदाचार से निरपेक्ष व्यक्ति क्या होगा? दुराचार होगा। नैतिक मूल्यों से पतित व्यक्ति क्या होगा? अनैतिक। तो इन चीजों पर क्या आप किसी समाज की व्यवस्था की नींव को सुदृढ़ कर पाएंगे? धर्म, मत, पंथ और संप्रदाय के बीच में हमें अंतर महसूस करना पड़ेगा। धर्म एक शाश्वत व्यवस्था है। पंथ, संप्रदाय और मजहब ये समय के साथ उगते हैं, समय के साथ एक ऊंचाई पे जाने के बाद फिर अपनी आगे की यात्रा अपने कर्म के अनुसार फिर तय कर लेते हैं। लेकिन धर्म एक शाश्वत व्यवस्था है। धर्म एक ही है, वो सनातन धर्म है, और भारत की पहचान सनातन धर्म से ही है। पर इसको लेकर आलोचना हो रही है आपकी? हाँ, होगी ना, हमेशा आलोचना। संविधान की मूल धारणा के खिलाफ हम जब प्रदेश की कानून व्यवस्था को अच्छा किए कर रहे थे तब भी हमारी आलोचना हुई थी। क्या क्या नहीं बोला गया था तब? क्या क्या नहीं बोला गया था? लोगों ने तमाम प्रकार की बातें की। आज उसके परिणाम हर व्यक्ति के सामने हैं। हम लोग जब भी कोई अच्छा कदम उठाते हैं तो उसकी आलोचना होती ही है। जब मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया गया था तब भी आलोचना हुई थी। जब हम लोगों ने पहला इन्वेस्टर समिट किया था तब भी आलोचना हुई थी। ये हमेशा होगी। हर अच्छे बुरे काम की, हर अच्छे कार्य की हमेशा आलोचना होती रहेगी, लेकिन उससे अपने पद से डिगे बगैर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं फिर इस बात को कहता हूँ, विश्व मानवता के ऊपर जब भी संकट आएगा, संरक्षण उससे कहीं से मिलेगा तो भारत की धरती से मिलेगा। और कोई एक धर्म संरक्षण के लिए आगे आएगा तो सनातन धर्म आएगा। तो योगी जी अपने बयान पर बिल्कुल कायम है, विपक्ष चाहे कितने भी सवाल उठाए। और आपने कहा जैसे कि आप जब चीफ मिनिस्टर बने थे तब भी आलोचना हुई थी, और आप जब इन्वेस्टर सबमिट के लिए जा रहे हैं तो लोगों के मन में एक सवाल है कि भाई कॉर्पोरेट मीटिंग्स जहां सूट बूट में सब लोग अंग्रेजी स्टाइल में होते हैं, वहां पर ये भगवाधारी जो हैं वो आखिर कैसे इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे? कई लोग आपको नसीहतें भी दे रहे हैं, बयानबाजी भी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपने भी सुने होंगे वो। तो क्या दिक्कत आ रही? तो हम तो कर ही रहे हैं। तो आपका जो है 10 फरवरी की तिथि तय कर लेगी। इससे पहले 18 में हमने किया था, तब भी सबके सामने ये थी। हम तो लगातार ही कर रहे हैं इन चीज़ों को। मैं देश के अंदर भी गया था, विदेशों में हमारी टीम भी गई थी। जनपद स्तर पर भी हो रहा है, बड़े पैमाने पे हो रहा है, बड़े व्यापक पैमाने पे हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ क्योंकि मैं रिसर्च कर रही थी तब निकल कर आई कि बचपन में और युवा काल में आप हर तरह के कपड़े पहनते थे, बहुत फैशनेबल हुआ करते थे। अब एक समय के साथ जब हमने संन्यास ले लिया तो संन्यास के बाद उस सारी चीज़ें छोड़ करके फिर जो हमारा संन्यास का बाना था उसको हमने धारण किया। जी। अच्छा, एक बात बताइए कि जब इस तरह के आरोप लगते हैं, जब भगवा को टारगेट किया जाता है कि भाई कॉर्पोरेट हैं, इंटरनेशनल सबमिट्स हैं,
पहले ये था कि एक भगवादारी को आप सीएम बना रहे हैं, तो इस तरह के लोगों को क्या जवाब है? देखिए, हर व्यक्ति को बोलने और सोचने की जिसकी जितनी सोच होगी, जितनी बुद्धि होगी, उतना तो बोलेगा। ये तो एक योगी जो है, आमतौर पर योगी आस्था, लेकिन आपने उसको गलत प्रूव किया कि भाई मैं तो प्रशासनिक कार्य भी पूरी नहीं, अच्छे से देखिए, कर मैं सकता हूँ। आस्था का पूरा सम्मान करता हूँ। हर मत, मजहब, संप्रदाय की पूरी आस्था का सम्मान करता हूँ। मैं किसी की आस्था का अनादर नहीं करता। मेरा विश्वास है नहीं है ये मैं व्यक्त भी नहीं करता। मैं कैसे अपनी बात किसी पे थोप सकता हूँ? इसलिए प्रत्येक आस्था का सम्मान करता हूँ। एक दूसरा, मेरी आस्था मेरा व्यक्तिगत विषय है, मैं उस पर किसी को भी नहीं थोपता। यहाँ तक कि मैं अपने आश्रम में भी किसी को नहीं बोलता कि पूजा किसको करनी किसको नहीं करनी। जिसकी मर्जी आई पूजा करे, जिसकी मर्जी नहीं करे, कोई उसे थोपने का विषय नहीं। उसको सोने में विश्वास है, सोने दो। किसी को गौ सेवा में विश्वास है, गौ सेवा करने दो। किसी का खाने में विश्वास है, उसको पूरा भोजन करने दो जी, लेकिन थोपो मत अपनी बात। उसको पूरी स्वतंत्रता दो कार्य करने की। लेकिन जहाँ कानून की राज की स्थापना की बात होगी, वो मेरी ड्यूटी है और नैतिक जवाबदेही है। उस प्रश्न पर फिर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। वहाँ कानून का राज होना है तो कानून के दायरे में रहकर के उसको हम लागू करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि आप पर ये आरोप भी लगते हैं कि कई बार आप धर्म और जाति देखकर कार्रवाई करते हैं। देखिए, तो पिछले 6 वर्ष से सब लोग देख रहे हैं। मैं धर्म और जाति देखकर कर रहा हूँ, तो दूसरी बार 2/3 मेजोरिटी के साथ फिर से सरकार बनाने में हम लोग सफल नहीं होते। हमने जो काम किया है डबल इंजन की ताकत के बल पर किया है, बुलेट ट्रेन की स्पीड से किया है, और उसका परिणाम भी चुनाव में हमारे साथ था। लेकिन कई लोग कहते हैं कि आरोप लगाते हैं बेसिकली कि आप बिना कोर्ट, बिना वकील और दलील के सीधे फैसला दे देते हैं। ओवैसी अक्सर इस बात को लेकर आप पर। ओवैसी का अपना एजेंडा है, अगर वो बोलेंगे नहीं तो फिर पूरी बिजनेस ही चौपट हो जाएगा उनका। इसलिए जो है उनका अपना विषय है, उनको बोलने देना चाहिए। कम से कम इसी बहाने उनका अपना कारोबार चलता है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले की बात है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हुई है जिसमें कहा गया है कि बिना कानून को अमल में लाए मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। और यूपी के अंदर जो भी होता है कानून के दायरे में रह के होता है। कानून के बाहर रह करके कोई भी चीज़ ना हमारी सरकार पसंद करती है, ना हम लोग उसको करते हैं। जो भी इलीगल होगा उसको भी कानून के दायरे में ला करके कार्रवाई करेंगे। पिक एंड चूज भी नहीं है और जोर ज़बरदस्ती भी नहीं है। एक ये भी कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग से जो बातें निकल कर आ रही हैं उस पर भी आपकी राय जानना चाह रही थी कि नफरत का जहर घोला जा रहा है, भाईचारा ख़त्म किया जा रहा है। देखिए, भाईचारा हम लोगों ने कभी नहीं समाप्त किया। उत्तर प्रदेश के अंदर आज दंगे नहीं हो रहे हैं, पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, तो इसमें तो हर व्यक्ति के हित में है और हर समुदाय खुश है इससे। अगर होली और दीपावली शांतिपूर्ण माहौल में मनाई जा रही तो ईद और मुहर्रम भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं, क्रिसमस भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, गुरुपर्व भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। तो इसमें भेदभाव कहाँ से है? क्या सुरक्षा केवल हिंदुओं को चाहिए, औरों को सुरक्षा नहीं चाहिए? सबको सुरक्षा चाहिए, सबको सम्मान चाहिए। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बना। जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये भी कह रहा है कि संविधान सभी को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है, लेकिन अब जब बात सामान्य नागरिक संहिता की हो रही है तो पर्सनल धार्मिक अधिकार जो है कहीं ना कहीं उससे छीन लिया जाएगा। देखिए, कोई भी मत, मजहब या संप्रदाय या कोई धर्म संविधान से बड़ा नहीं होगा। अगर हमें भारत के बारे में सोचना है, भारत को भारत के रूप में और दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है, तो हर भारतीय के लिए पहले देश होना चाहिए, नेशन फर्स्ट, इस विश्वास के साथ कार्य करना होगा। अगर हम अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को, व्यक्तिगत उपासना विधि को या व्यक्तिगत आस्था को देशियों पर समझने का कार्य करें तो हम भूल कर रहे हैं। हमारे लिए, हर भारतीय के लिए पहला कार्य नेशन फर्स्ट होना चाहिए, पहला देश, तब अन्य कोई कार्य होगा। और
हम लोग इसी बात के आग्रही हैं, हमें देश के बारे में सोचना होगा। मत मजहब से, जाति मत मजहब से ऊपर उठ करके देश के बारे में हम सोचेंगे, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और उसी में सबका कल्याण है। कॉमन सिविल कोड से ये मैंने काफी कहा हद ना, तक जो भी जिस भी तरीके से हो सकता है, हमें देश के बारे में सोचना होगा। जी, आपने मदरसों को रिवैम्प करने का, उनको मॉडर्नाइज करने के लिए एक पूरी मुहिम चलाई है, जिसको विपक्ष और एक धड़ा जो है कंट्रोल के तौर पर भी देखता है। 8000 ऐसे मदरसे आए हैं जो अनअकाउंटेड और जिनको लेकर सवाल हैं, तो अब आगे की क्या योजना है उनको लेकर? देखिए, एक सिस्टम के साथ जोड़ने की कार्रवाई चल रही है और एक आप बिना मान्यता के कुछ भी न चलाएं। क्यों उन नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? दूसरा, उसमें आधुनिक शिक्षा भी हम दें, अच्छी शिक्षा दें। सरकार जब आपको सहयोग करना चाहती है, स्किल डेवलपमेंट के साथ हम जोड़ें उस यूथ को। हमें कितना मुल्ला मौलवी चाहिए, कितने चाहिए? क्या हर परिवार में मौलवी, मुंशी, मुतवल्ली पैदा करके क्या उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर पाएंगे? कोई चिकित्सक, कोई शिक्षक, कोई इंजीनियर, कोई अधिवक्ता, कोई बिजनेसमैन, कोई वहाँ पे स्टार्टअप स्थापित करने वाला यूथ, ये नहीं चाहिए क्या? ये आधुनिक शिक्षा के साथ होगा। तो हमें व्यक्तिगत उपासना विधि को अपने व्यक्तिगत उस तक सीमित रखना होगा। जब संस्था की बात आएगी तो संस्था को हमें आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़नी होगी। और सौभाग्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात का अवसर भारत के हर नागरिक को दे रही है। जी, तो यहाँ पर आपने जिस तरह से बात की स्किल डेवलपमेंट की, और वो एक धर्म विशेष या समुदाय तक ही सीमित ना हो, इस पर मैं एक बार फिर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर लौटना चाहूँगी कि ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट लाएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, लेकिन जो वहाँ पर काम करने वाले हों वो उत्तर प्रदेश का ही युवा हो, उत्तर प्रदेश के ही लोग हों, इसके लिए उन्हें स्किल्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं तो बाहर के लोग आएंगे और नौकरी करेंगे। हमने यहाँ नहीं, कोई भी आए, हर भारतवासी आ सकता है। उत्तर प्रदेश में सबके रास्ते खुले हुए हैं। उत्तर प्रदेश का दिल बहुत बड़ा है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। जो भी स्किल मैन पावर जहाँ से भी मिले, उन सब के रास्ते उत्तर प्रदेश के लिए खुले हैं। एक, उत्तर प्रदेश के यूथ को हम इतना सक्षम बनाएंगे कि उसको नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। 2 करोड़ यूथ को हम वर्तमान में तकनीकी दिशा से सक्षम और समर्थ बना रहे हैं। उनके लिए हम टैबलेट, स्मार्टफोन वर्तमान में उपलब्ध करवा रहे हैं। उनकी कोचिंग की व्यवस्था हो रही है फ्री में, ऑनलाइन भी यानी वर्चुअली भी और फिजिकली भी। उनकी अभ्युदय कोचिंग्स के माध्यम से उनके कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे अनेक कार्यक्रम हम वर्तमान में चला रहे हैं। तो ये सभी कार्यक्रम चल रहे हैं और यहाँ पे अच्छे, हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट भी यहाँ पे लागू हो चुका है। कई विश्वविद्यालय उसमें स्थापित हो चुके हैं और लोग आ रहे हैं। दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय भी अपना कैंपस यहाँ पे हमारे विश्वविद्यालयों के साथ मिल करके उन कैंपस स्थापित करना चाहते हैं। तो टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होना, ये सभी चीज़ें आज के दिन पे यहाँ यूपी के अंदर हो रही हैं। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश एक बार फिर से एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के एक हब के रूप में आगे बढ़ेगा। यानी स्किल्ड लेबर भी उत्तर प्रदेश में मिलेगा और यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से। एक 2-3 सवाल मेरे छोटे छोटे और हैं, क्योंकि वो राजनीतिक मुद्दे हैं और उनको पूछना भी ज़रूरी है। अखिलेश यादव इन दोनों बहुत मुखर हैं। वो कह रहे हैं कि आप उन्हें शूद्र समझते हैं, उन्हें मंदिरों में नहीं घुसने दे रहे। वो आपसे सदन के भीतर कुछ चौपाई पढ़वाना चाहते हैं और कुछ जवाब चाहते हैं। तो मैंने कहा ना, सदन के अंदर सदन का जवाब सदन में ही मिलेगा। तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं। वो इस बार केंद्र सरकार ने जिस तरह से पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत दूसरा देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया, समाजवादी पार्टी तो खुश नहीं हुई। वो तो कह रहे हैं कि वो भारत रत्न के हकदार थे। लेकिन राम मंदिर आंदोलन में जुड़े हुए लोग और बीजेपी के कुछ लोग जो हैं वो ज़रूर इस फैसले से थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार का बड़प्पन है। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन के 2 पक्ष होते हैं। एक स्वर्ण पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। हमने उस पक्ष को जो लोक सेवा के लिए था, इसके लिए केंद्र सरकार ने उन्हें पद्म सम्मान दिया। इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बजाय समाजवादी पार्टी जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रही है, ये दिखाता है कि उन्होंने नेताजी को तो जीते जी तो सम्मान नहीं दिया, लेकिन
मरणोपरांत अगर सरकार ने, भारत सरकार ने उन्हें सम्मान दिया तो इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बजाय वो इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। जनता इनको कटघरे में खड़ा करती है कि इनका व्यवहार नेताजी के प्रति क्या था और कहीं से सम्मान मिल रहा है तो वो भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो यानी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं कहीं तो कभी होंगे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने स्वयं सम्मान नहीं दिया, इसलिए कहीं से सम्मान मिल रहा तो उनको तब भी अच्छा नहीं लगेगा। सर, सोशल मीडिया की भी कुछ बातें आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आपके दिए गए बयान ट्रेंड होने लगते हैं। आपकी एक तस्वीर थोड़े दिन पहले एक बिल्ली के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेंड होने लगी। किसी ने कहा वो आपकी पालतू बिल्ली है। तो आपका जो पशु प्रेम है, और क्या वो आपकी पालतू बिल्ली है या क्या था? पालतू नहीं है। हाँ, मैं कहीं बैठूंगा हाँ, और मैं कुछ देर अगर बैठ गया, हाँ, उसके आसपास कोई जीव होगा जरूर मेरे पास आ जाएगा। खुद ही मैं जंगल में बैठूंगा तो मेरे पास कोई हिरन या शेर या कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा। मैं कहीं बाहर बैठूंगा, जंगल में बैठूंगा, कोई बंदर ही आ जाएगा, खुद ब खुद आएगा। वो बिल्ली भी पालतू नहीं थी। उस दिन काफ़ी शीतलहरी थी। अच्छा। तो घूमते 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 अचानक आके मेरे उसमें बैठ गई। तो बैठ गई, वो चीज़ें दिखाती हैं। मैंने उसी में उसको ट्वीट किया था, हित अनिहित पशु पंछी जाने। ये भी रामचरितमानस का ही है। अब जिनको जो है ये सब पंक्तियाँ याद होती, उन्होंने कभी पढ़ा होता, तो वह इसके महत्व को भी समझे होते। तो वह वही था। तो देखिए, हर सनातन धर्मावलंबी मनुष्य तो बहुत बड़ी बात है, इस चराचर जगत के कल्याण की कामना करता है और हम भी उसी के पक्षधर हैं। हर जीव जंतु के साथ साथ हमने तो जड़ तत्व को भी सम्मान दिया है। धरती को मां कहा है, नदी को मां कहा है। कहीं पर अगर किसी ने कोई एक पत्थर रख दिया और उसको एक देवीय स्वरूप के रूप में माना तो उसको भी हम प्रणाम करते हुए जाते हैं। अपरिचित को भी सम्मान देते हुए चलते हैं। हे, हेलो, हाय करके नहीं हम संबोधन करते हैं, उसके साथ भी हमारा संबोधन होता है। चाचा का, काका का, मामा का, भैया का, बहन जी का, चाची का, मामी का, ये संबोधन होते हैं। अगर किसी ने इस व्यवस्था को समझने का प्रयास किया होता तो वह भारत की और भारतीयता के महत्व को समझा होता। तभी ये सनातन को जीवन पद्धति भी कहा जाता है। हाँ, ये सिर्फ एक जीवन पद्धति है। जी, यही जीवन पद्धति है जहाँ पे हर व्यक्ति आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो। हर व्यक्ति को किसी पे निर्भरता नहीं है, लेकिन सब एक दूसरे के साथ मिलकर के एक परिवार के रूप में रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप पशु प्रेमी हैं, क्योंकि मैं खुद पशु प्रेमी हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा एकदम क्यूरियोसिटी हुई, क्योंकि गोरखपुर में आपका गोरखधाम में एक आपने शायद कालू नाम का एक डॉग था, वो था आपके पास। आपका गायों के प्रति प्यार और आपने गायों के लिए जो काम किया है वो जग जाहिर है। तो क्या यहाँ अपने मुख्यमंत्री आवास में भी आपने कुछ जानवर? देखिए, यहाँ मुझे समय नहीं मिल पाता है और मेरी बहुत व्यस्त दिनचर्या रहती है, यहाँ नहीं मिल पाता। लेकिन हाँ, मुझे जब भी गोरखपुर में या कहीं प्रदेश के अंदर मैं कहीं जाता हूँ तो कुछ ऐसे स्थलों पे ज़रूर जाता हूँ। गौशाला में जाता हूँ या कुछ ऐसे स्थलों पे ज़रूर जाता हूँ जहाँ पर अगर अपने व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकल जाता है तो वहाँ पे उनको मैं देखने के लिए ज़रूरत है, क्या व्यवस्था है, कैसे चल रहा है, कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, और ये करना भी चाहिए। बिल्कुल, पशु प्रेम और पशुओं के प्रति भी जागरूक बिल्कुल रहना चाहिए। योगी जी, एक बार फिर से लौटते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करें तो एक शब्द जो है इन दिनों कई जगह आर्टिकल्स में लोगों की ज़ुबान पर समझ में आ रहा है, योगीनॉमिक्स। तो योगीनॉमिक्स उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक्स कैसे बदलने जा रही है? देखिए, योगीनॉमिक्स कोई शब्द नहीं है। ये उत्तर प्रदेश को डबल इंजन सरकार के द्वारा 25 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन के रूप में और प्रत्येक की इनकम को बढ़ाने और यहाँ के यूथ को यहीं पे रोजगार मिलने और एक उत्तर प्रदेश को देश की बड़ी अर्थव्यवस्था में स्थापित करने के अभियान का एक हिस्सा है। योगी जी, आप हमारे साथ न्यूज़ नेशन पर जुड़े और आपने तमाम सवालों का, चाहे फिर वो आस्था से जुड़े हों, अर्थव्यवस्था से जुड़े हों या फिर राजनीति से, पूरी बेबाकी के साथ और पूरे समय के साथ आपने जवाब दिया।